नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने लास्ट डे पर स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट थर्ड देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वह है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम। न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति जब एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा होता है, यदि वह गहरी सांस अंदर की ओर ले रहा हो तो तराजू की रीडिंग में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बढ़ेगी, रीडिंग बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, तो वह है अपकेंद्रण। आंसर ये हो जाएगा। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रचालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। यह प्रचालन यहाँ पर नहीं होगा, प्रक्षालन। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। दिए गए राशियों में कौन सा राशि सदिश नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आयतन। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं, जबकि जो आयतन है वह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। इनमें से सदिश राशि कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। इनमें से कौन सा सदिश राशि है, तो वह हो जाएगा विस्थापन, अभी भी बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है।
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यह की जाती है द्रव्यमान। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल गुणनफल है, बल जो है किसका गुणनफल है? तो बल जो है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? तो हवाओं की जो ऊर्जा होती है वह केवल गतिज होती है। आंसर बी हो जाएगा। बहती हुई हवा यानी कि विंड में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो यह होता है गतिज ऊर्जा। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा का पवन ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को संयंत्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है। एक ट्रेन जैसे चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? एक ट्रेन जैसे चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। यात्री ट्रेन के एकाएक चलने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा जो होता है पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आंसर डी हो जाएगा। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। नेक्स्ट है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा बना रहेगा? तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का जो मुक्त पृष्ठ होगा वह कैसा बना रहेगा? क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को, और आंसर कीजिए इसका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि क्षैतिज से उस प्रकार आनत होगा कि
पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। आंसर सी हो जाएगा। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ब्रह्मगुप्त या ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्मा सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर भी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह कहाँ गिरेगा या क्या होगा उसके साथ? अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वहीं पर से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि पीसा की जो मीनार है, झुकी हुई मीनार, वह गिर नहीं जाती है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इसी वजह से पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु जब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी जब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो अभी फिलहाल है उसके स्थान पर वह दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह किस प्रकार का होता है या कैसा होता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अब जितना है उसका चौथा भाग होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अपरिवर्तित होता है या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा?
लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी साथ साथ पहुंचेंगे। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है पिंड का भार। नेक्स्ट है, मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार होता है, तो मानव शरीर का जो भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोजन। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से हाइड्रोजन पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है, भारहीनता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, तो इस तेज गति को हम आखिरकार क्यों नहीं अनुभव कर पाते हैं? तो वह इसलिए क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी गति के परीक्षा में हमारी गति शून्य है। अपेक्षा होगा, यहाँ पर परीक्षा नहीं होगा। अपने कक्ष में पृथ्वी गति के अपेक्षा हमारी गति शून्य है, अपेक्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो इनमें से किसके द्वारा किया जा सकता है ट्रैक? तो यह किया जाता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। नेक्स्ट है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, तो वह ऐसा निम्न में से किसके कारण करता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी केंद्राभिमुखी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? किसी लिफ्ट में व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसको अपना अधिकतम भार कब मालूम पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोलक की काला अवधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक जो घड़ियां होती है वह गर्मियों में सुस्त हो जाती है, उसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। आज का 35वां क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कैसा रहेगा? एक लड़की जो है वह झूले पर बैठकर झूला झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है तो प्रदोल आवर्तकाल कैसा रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये यानी कि कम हो जाएगा। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और जिसके कारण उसका जो प्रदोल आवर्तकाल होगा वह कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस ऋतु में? पेंडुलम जो घड़ियां होते हैं वह किस ऋतु में तेज गति से चल सकते हैं, तीव्र गति से चल सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? आज का आखिरी क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, जिसकी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। तो इसी प्रश्न के साथ आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट 3rd समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।